नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मुख्तार अंसारी के बारे में। ठीक है, अब आज मुख्तार अंसारी की पूरी कुंडली जानेंगे, इसकी पूरी कुंडली की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर ये गैंगस्टर था या एक पॉलिटिशियन था। ठीक है, आइए जानते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में सब कुछ ट्रू अफेयर्स के माध्यम से। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले मुख्तार अंसारी की फैमिली के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे थे सुभान अल्लाह अंसारी और इनकी वाइफ थी बेगम राबिया अंसारी। इन दोनों के मिलने से 3 लड़कों का जन्म हुआ, जिसमें से एक का नाम था सिबाकतुल्लाह अंसारी और दूसरे का नाम था अफजाल अंसारी और इनके तीसरे बेटे का नाम था मुख्तार अंसारी। ठीक है, मुख्तार अंसारी ये 3 भाई थे, समझ गए। और मुख्तार अंसारी के 2 बेटे थे, अब्बास अंसारी और अमर अंसारी। ठीक है, अब इस कहानी में 2 अहम किरदार थे, क्योंकि इनकी फैमिली अच्छी जानी मानी फैमिली थी। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे मुख्तार अंसारी गैंगस्टर था तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका परिवार भी गैंगस्टर था, इनके जो दादा थे या इनके नाना थे वे भी गैंगस्टर थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जैसे मुख्तार अंसारी के दादा का नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ठीक है, इनका स्वतंत्रता संग्राम में काफी बड़ा योगदान था, ये काफी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जो आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हैं ना, उसके संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का नाम था। ठीक है, जब तक ये जिंदा रहे ना, इस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमने मुख्तार अंसारी के दादाजी के बारे में जान लिया कि इनके दादाजी क्या थे, मतलब काफी लीजेंडरी आदमी थे ये। ठीक है, अब बात आती है मोहम्मद उस्मान की। ठीक है, मोहम्मद उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना जी थे। ठीक है, ये आर्मी में ब्रिगेडियर थे, थे। पाकिस्तान आर्मी ने इनको जनरल का पद ऑफर किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं अपने देश में ही ठीक हूँ, भारत में रहकर भारत की सेवा करूंगा। ठीक है, कश्मीर में कई पाकिस्तानी कबीले आकर बस गए थे, उनको भगाने का काम मोहम्मद उस्मान और इनकी टीम ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का राजौरी जिला था, जिसको छुड़ाने का काम मोहम्मद उस्मान और उसकी टीम ने किया था। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान सेना ने मोहम्मद उस्मान जी पर 50,000 रुपये का इनाम रख दिया था, जो भी इनको मारेगा उसको 50,000 रुपये का इनाम नगद दिया जाएगा। ठीक है, और 1948 में ये पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, अब आपने ये तो जान लिया कि आखिर मुख्तार अंसारी किस तरह की फैमिली से आते हैं। ठीक है, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड और इनके करतूत बिल्कुल अलग थे, समझ गए। जैसे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे, इनके दादाजी थे, ये एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, मोहम्मद उस्मान जो इंडियन आर्मी में काफ़ी अच्छे पद पर थे और काफ़ी ज़्यादा लंबे और काफ़ी समय तक इन्होंने भारतीय सेना में सेवा की। ठीक है, अब मुख्तार अंसारी को जानने से पहले थोड़ा सा हम यूपी का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे यूपी का जो पूर्व का क्षेत्र था ना, उसे पूर्वांचल बोलते थे, और उसमें कुछ जो स्टेट थे, कुछ जो जगह थी वे बड़ी फेमस थी, वे क्राइम को लेकर फेमस थी। जैसे एक गोरखपुर के नीचे था आजमगढ़। ठीक है, और आजमगढ़ के साइड में है मऊ के नीचे है गाजीपुर और गाजीपुर के बगल में है वाराणसी। ठीक है, अब ये कुछ महत्वपूर्ण जगह हैं जिनका काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, जैसे मऊ और गाजीपुर था, ये क्राइम के मामले में काफ़ी फेमस था। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े बाहुबली लोग रहते थे। ठीक है, और जो नौकरी पेशे वाले लोग थे, जो शरीफ लोग थे, वे यहाँ से शिफ्ट होकर वाराणसी बस जाते थे। अब गोरखपुर काफ़ी जाना माना एरिया था। ठीक है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ सांसद बनकर आए हैं। जैसे गोरखपुर में काफ़ी सरकारी कामों के टेंडर उठते थे। ठीक है, जैसे रेलवे के, रोड्स के, बिल्डिंग्स के, शराब के, कई तरह के टेंडर उठते थे। ठीक है, और मऊ से और गाजीपुर से जो बाहुबली लोग थे ना, वे यहाँ पर आकर टेंडर लेते थे। ठीक है, और ठेकेदारी करना सिर्फ और सिर्फ बाहुबली लोगों के बस की बात थी, आम आदमी की ठेकेदारी में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, यानी जो बाहुबली होगा वही गोरखपुर में बड़े बड़े ठेके लेगा सरकारी कामों के। ठीक है, आपको मोटा मोटा यूपी की हिस्ट्री समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मऊ और गाजीपुर में काफ़ी क्राइम था। अब इस एरिया को ना, इस पूरे एरिया को पूर्वांचल बोलते थे, और पूर्वांचल में जातिवाद की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ठीक है,
अब आपको मोटा मोटा जैसे मुख्तार अंसारी की फैमिली के बारे में समझ में आ गया, ठीक है, यूपी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता लग गई, ठीक है। अब शुरू होती है मुख्तार अंसारी की कहानी। आखिर मुख्तार अंसारी बना कैसे, ठीक है। इनका जन्म 1963 में हुआ। गाजीपुर का एक एरिया था यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, वहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे ये बड़े हुए, ठीक है। ये शरीर के काफी लंबे चौड़े थे और इनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, मतलब काफी ठीक ठाक पैसे वाले थे ये, ठीक है। अब धीरे धीरे ये स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो वहां पर इनकी दोस्ती हुई साधु सिंह नाम के एक लड़के से, ठीक है। साधु सिंह और मखनू सिंह दो भाई थे, ठीक है। ये गोरखपुर में ब्राह्मण नेताओं के लिए काम करते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूर्वांचल में जातिवादी लड़ाई काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो गोरखपुर में ये ब्राह्मण नेताओं के लिए काम करते थे, ठीक है। गोरखपुर में हर दिन गोलियां चलती रहती थी, मतलब एक दो मौत होती रहती थी और इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। पूर्वांचल में ब्राह्मणों और ठाकुरों की लड़ाई हमेशा से चलती आ रही थी और क्राइम रेट उस टाइम पर पूर्वांचल में काफी ज्यादा था। अब मुख्तार अंसारी साधु सिंह का दोस्त था, ठीक है। वो हमेशा साधु सिंह के साथ रहता था, ठीक है। इसका साधु सिंह के साथ ही, और गोरखपुर में उसका आना जाना लगा रहता था साधु सिंह के साथ, ठीक है। अब गोरखपुर में आना जाना लगा रहता था तो गोरखपुर की ठेकेदारी में मुख्तार अंसारी को भी इंटरेस्ट आने लग गया। धीरे धीरे ये गुंडागर्दी में उतर गए, ठीक है। और उसी टाइम इन्होंने ठेके लेना शुरू कर दिया, मतलब ठेकेदारी में भी अपना पाव रख दिया, ठीक है। और वहां पर इनका एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, हनुमान गेर। हनुमान गेर का मतलब एक तरह से ये समझो, अब मान के चलो ये एक प्लॉट है, ठीक है, और मुख्तार अंसारी को ये खरीदना है, कैसे भी करके ये प्लॉट इसको खरीदना है, साम दाम दंड भेद जो भी लगे ये प्लॉट इसको खरीदना तो खरीदना है, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद का नाम ही हनुमान गिर था, ठीक है। एक बार इसने ये बोल दिया ना कि भाई इस प्लॉट पर हनुमान गिर लगा दो, मतलब फिर चाहे मौत हो, किसी की हत्या हो, इन्होंने ये चीज खरीदनी है तो खरीदनी है, ये प्लॉट खरीदना है तो खरीदना है। हनुमान गिर उस चीज का नाम था, समझ गए। दूसरे लोगों को भी हनुमान गिर के नाम से डर लगता था, ठीक है। उन लोगों में भी ये बातें चलती थी कि भाई इस चीज पर मुख्तार अंसारी ने हनुमान गिर लगा रखा है तो यहां से दूर रहो। समझ गए हनुमान गिर क्या था, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उस चीज को अपनी बनाना, समझ गए। अब 1980 से लेकर 1990 तक इन्होंने टैक्सी स्टैंड के ठेके लेने शुरू कर दिए और इसके साथ साथ बस स्टैंड के ठेके लेने भी शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये गुंडागर्दी में तो चल ही रही थी, साथ साथ ठेके ले रही थी। अब इनका नाम काफी ऊंचाई पर जाने लग गया, ठीक है। इनकी खुद की प्राइवेट बसें चलने लग गई, ठीक है। और इनके दो रूट थे, जैसे बनारस से गोरखपुर और बलिया से बनारस, ठीक है। और इन रूट पर सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी की प्राइवेट बसें चलती थी, यहाँ सरकारी बसें आना अलाउड नहीं था। आप सोच के देखो कि इनकी इतनी पावर थी कि ये दो रूट थे ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी की बसें चलती थी, यहाँ पर सरकारी बस आना बिल्कुल अलाउड नहीं था, बिल्कुल बंद थी, ठीक है। मतलब इनकी इतनी पावर थी कि ये इस रूट पर सरकारी बसों को नहीं आने देते थे, ठीक है। और बस सर्विस इतनी अच्छी थी, लोग बसों को देखकर ये बता देते थे कि हाँ भाई ये टाइम हुआ है, ठीक है। तो इनकी बस सर्विस काफी अच्छी थी। अब ये बसों के तो ठेके लेते ही थे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बसों का संचालक था जिसका नाम था सच्चिदानंद राय, ठीक है। और सच्चिदानंद राय भी काफी पुराना बिजनेसमैन था जो बसों का संचालक था। एक दिन सच्चिदानंद राय की और मुख्तार अंसारी की बहस हो गई इस चीज को लेकर, क्योंकि मुख्तार अंसारी इसके एरिया में बस चला रहा है। अब पहले से सच्चिदानंद राय बस चलाता आ रहा है, अब इसके एरिया में मुख्तार अंसारी ने एंट्री मार दी, ठीक है। तो सच्चिदानंद राय को गुस्सा उठा और इन दोनों की बहस हो गई, ठीक है। और बहस हो गई तो कुछ दिनों बाद सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई और इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी का, ठीक है। लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि इसकी हत्या मुख्तार अंसारी के गुंडों ने की थी। ये खुद फ्रंट पर नहीं खेलता था, ये अपने गुंडों से क्राइम करवाता था, ठीक है। मुख्तार अंसारी की परमिशन के बिना उस एरिया में कुछ नहीं होता था, ठीक है। अब इनकी हत्या के बाद मुख्तार अंसारी थोड़ा और चर्चा में रहने लग गए, ठीक है। 80 और 90 के दशक में बाहुबली जिसकी सरकार चाहते थे सिर्फ और सिर्फ उसी की सरकार बनती थी और उस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरता काफी ज्यादा थी। आपने देखा होगा कि 1980 से लेकर 2003 तक 22 सालों में यूपी में करीब 14 बार सीएम बदल चुके थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरता कितनी थी, ठीक है। बंदूक के दम पर वोट लेते थे एक तरह से, मतलब ये बूथ को कैप्चर कर लेते थे और वहां पर ये जिसकी वोट गिरवाना चाहते थे ना उसी की वोट गिरती थी, जिसको ये सीएम बनाना चाहते थे वही सीएम बनता था,
ठीक है, और उसके बाद अपने सारे काम निकलवाते थे। अब धीरे धीरे मुख्तार अंसारी हर चीज़ में आगे बढ़ रहा था, गुंडागर्दी में, ठेकेदारी में, मतलब हर चीज़ में मुख्तार अंसारी का नाम चर्चा में चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद उस टाइम पर एक बड़ा ठेकेदार आया जिसका नाम था ब्रजेश सिंह। ठीक है, ये भी काफ़ी पुराना ठेकेदार था। ठीक है, इसका जमीनी विवाद चलता रहता था साधु सिंह के साथ। ठीक है, एक दिन इन दोनों की बहस हो गई तो साधु सिंह की गैंग ने ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी जिसका नाम था वीरेंद्र सिंह, और इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी का। ठीक है, मतलब मुख्तार अंसारी का इस चीज़ में नाम क्यों आया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का दोस्त था साधु सिंह। ठीक है, अब धीरे धीरे मुख्तार अंसारी काफ़ी नाम कमा रहा था। यह अलग बात है कि वो गलत कामों में अपना नाम कमा रहा था, लेकिन वो काफ़ी नाम कमा रहा था। ठीक है, लेकिन ब्रजेश सिंह बदले की आग में झुलस रहा था, क्योंकि एक तो उसने उसके पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, और दूसरा ठेकेदारी में वो उसके विपक्ष में था। ठीक है, अब एक दिन आजमगढ़ में एक साथ 7 लोगों की हत्या कर दी गई। ठीक है, और इस हत्या में नाम आया ब्रजेश सिंह का। ठीक है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि ये ठाकुरों की आपसी लड़ाई थी, इसमें ब्रजेश सिंह का कोई रोल नहीं था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर हत्या नॉर्मल होती रहती थी, हर दिन एक दो हत्या होती रहती थी। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। ठीक है, और अब पूर्वांचल 2 हिस्सों में बंट चुका था, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का राज था, जिसमें एक का नाम था मुख्तार और दूसरे का नाम था ब्रजेश सिंह। ठीक है, बनारस से लेकर गोरखपुर का एरिया मुख्तार के अंडर में आया। ठीक है, और बनारस से लेकर इलाहाबाद तक का एरिया ब्रजेश सिंह के अंडर में आया। ठीक है, अब ये दोनों अपने अपने एरिया में ठेकेदारी करते, अपने अपने एरिया में काम कर रहे थे। ठीक है, कभी कभी ये एक दूसरे के एरिया में घुस जाते थे, तो इस कारण वहाँ पर छोटी मोटी गैंगवार होती रहती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन साधु सिंह अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ हत्यारे आए पुलिस की वर्दी में, और उन्होंने साधु सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, और इसके बाद साधु सिंह का गांव था मुदियार, वहाँ पर जाकर साधु सिंह की माँ, उसके भाई समेत 8 लोगों की हत्या कर दी और 21 लोगों को घायल कर दिया। ठीक है, और इस पूरे हमले का, इस पूरे हत्याकांड का आरोप लगा ब्रजेश सिंह पर। ठीक है, अब ब्रजेश सिंह काफ़ी एक्टिव हो रहा था। ठीक है, वो हर चीज़ में अपना नाम कमा रहा था, गुंडागर्दी में भी वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, जब से उसके पिता की हत्या हुई थी, वो हर टाइम बदला लेने की आग में झुलसता रहता था। अब मुख्तार अंसारी अकेला पड़ने लगा, क्योंकि साधु सिंह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद मुख्तार अंसारी ने सोचा कि कैसे न कैसे करके ब्रजेश सिंह को काउंटर करना है, तो राजनीति में एंट्री मारनी पड़ेगी। ठीक है, इनका परिवार पहले ही कई सालों से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। 1985 में मुख्तार अंसारी की सपोर्ट से अफजाल को गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़वाया गया, और मुख्तार अंसारी ने पूरा सहारा लगाया, और ये उस टाइम विधायक बन गया। ठीक है, अब मुख्तार अंसारी के पास राजनीतिक सपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन अब टाइम बीत रहा था, तो मुख्तार अंसारी को भी ये लग रहा था कि भाई मेरे को भी राजनीति में एंट्री मारनी चाहिए। ठीक है, तो उसका भी मन करा MLA बनने का। ठीक है, तो वहाँ पर गाजीपुर एरिया था, गाजीपुर में हैंडलूम का काम थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे गलीचे वगैरह बनाना, साड़ियाँ वगैरह बनाना। ठीक है, तो गाजीपुर में बिजली कम रहती थी, और मुख्तार अंसारी ने इस समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, उसे लगा कि अगर मैं इस समस्या को दूर कर दूंगा ना, तो लोगों का मेरे ऊपर भरोसा बन जाएगा। ठीक है, और हुआ भी ऐसे। ठीक है, मुख्तार अंसारी ने अफसरों पर दबाव बनाया। ठीक है, और बिजली की समस्या खत्म कर दी। अब उस टाइम पर मुख्तार अंसारी के पास राजनीतिक पावर भी थी, पॉलिटिकल पावर भी थी, और वो खुद भी थोड़ा बाहुबली टाइप का था, और खुद भी गुंडागर्दी में एक्टिव था। ठीक है, तो अफसरों ने दबाव में आकर उसकी बात मान ली, और उसके बाद गाजीपुर में पहले से काफ़ी ज़्यादा बिजली रहने लग गई। ठीक है, उसके बाद अंसारी का दबदबा थोड़ा और बढ़ गया। अब साल आता है 1996, और 1996 में मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक बन जाता है, और उसके पीछे कुछ अहम रीज़न थे। ठीक है, मऊ में मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट मुख्तार अंसारी को मिला। ठीक है, और इसने BSP से टिकट लिया था। ठीक है, और इसी कारण यह 1996 में वहाँ से विधायक बन गया, और 1996 में एक बार विधायक बनने के बाद यह 2017 तक लगातार विधायक बनता रहा। ठीक है, अब ये तो विधायक बन गया था, तो ब्रजेश सिंह की मुसीबतें बढ़ने लग गई थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के नाम के आगे अब विधायक लग चुका था। ठीक है, पुलिस और मुख्तार अंसारी की इशारे पर चलती थी। मुख्तार अंसारी ने इतना दबदबा बना रखा था कि वो जहाँ भी जाता था ना, 24 घंटे बिजली वहाँ रहती थी।
ठीक है। अब किसी एरिया में अगर 24 घंटे बिजली है ना, तो लोगों को ये यकीन हो जाता था कि भाई इस एरिया में मुख्तार अंसारी आ रखा है, इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे बिजली है। ठीक है। इनके काफिले में एक रंग की गाड़ी होती थी और उन सभी गाड़ियों का नंबर एक होता था, वो भी 786। अब तारीख आती है 15 जुलाई 2001। ये मऊ से अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद जा रही थी। ठीक है। तो इनके काफिले पर हमला हो गया और उस हमले में 3 गनमैन मारे गए। ठीक है। और एक हमलावर मारा गया जिसका नाम था मनोज राय, और इस हमले में नाम आया ब्रजेश सिंह का। अब ब्रजेश सिंह डर के मारे मुंबई भाग गया, क्योंकि ब्रजेश सिंह ने ये हमला करवाया था मुख्तार अंसारी को मारने के लिए। उसे लगा था कि एक बार मुख्तार अंसारी रास्ते से हट गया फिर उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन मुख्तार अंसारी तो बच गया था। तो डर के मारे ये मुंबई भाग गया, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह को नहीं छोड़ेगा। ठीक है। और मुंबई जाने के बाद सुभाष ठाकुर के जरिए इसकी मुलाकात होती है दाऊद से। ठीक है। और उसी टाइम उसके कुछ समय बाद जे हत्याकांड होता है, और उस हत्याकांड में भी ब्रजेश सिंह का नाम था। ठीक है। जे हत्याकांड में दाऊद के जीजाजी की जिसने हत्या की थी ना, उसका बदला लिया गया था। 2008 में ब्रजेश सिंह को इसी मामले में अरेस्ट भी कर लिया गया। अब ब्रजेश सिंह सोच रहा था, मुख्तार अंसारी ने भी ठेकेदारी से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन आज के दिन मुख्तार अंसारी हर चीज में उससे आगे निकल चुका था, गुंडागर्दी में, राजनीति में, ठेकेदारी में, और ब्रजेश सिंह पीछे पिछड़ता जा रहा था। अब ब्रजेश सिंह ने सोचा कि कैसे न कैसे करके अगर मुख्तार अंसारी को काउंटर करना है ना, तो उसे भी राजनीति में एंट्री मारनी पड़ेगी। तो उसने अपनी तरफ से एक चेहरा उतारा जिसका नाम था कृष्णानंद राय। ठीक है। और वो भी गाजीपुर से। ब्रजेश सिंह ने पूरी कैलकुलेशन लगाई। ठीक है। वो उतारना तो उसे मुख्तार अंसारी के अपोजिट में चाहता था, लेकिन मुख्तार अंसारी मुस्लिम था, और जहाँ से वो चुनाव लड़ता था मऊ से, वहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहाँ से तो मुख्तार अंसारी को हराना काफ़ी मुश्किल था। तो उसने अफजाल, जो मुख्तार अंसारी का भाई था, उसके विपक्ष में मोहम्मदाबाद सीट से कृष्णानंद राय को उतार दिया, बीजेपी की सीट दिलवाकर। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी केवल और केवल 10% थी। ठीक है। तो साल 2002 में कृष्णानंद राय बीजेपी की टिकट से विधायक बन गए अफजल को हराकर। ठीक है। अब कृष्णानंद राय विधायक तो बन गया था, लेकिन उसे डर था कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी उसे मार देगा, क्योंकि उसने उसके भाई अफजाल को हरा दिया था। इसी कारण कृष्णानंद राय हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में रहने लग गया और काफी हाई सिक्योरिटी लेकर रहने लग गया। हमेशा मुख्तार से दूरी बनाए रखता था, लेकिन मुख्तार अंसारी उसे मारने की पूरी तैयारी कर रहा था। ठीक है। मुख्तार अंसारी ने एक LMG ऑर्डर कर दी। उस टाइम पे बता रहे हैं कि 1 करोड़ में उसने ये LMG ऑर्डर की थी। ठीक है। और ये उस LMG को लेकर खुला घूमता रहता था कि जब भी टाइम मिला वो कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार देगा। ठीक है। तो इसी कारण DSP शैलेंद्र सिंह ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे LMG बरामद कर ली। ठीक है। शैलेंद्र सिंह उसे आतंकवादी अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर वो विधायक था, तो राजनीतिक दबाव के चलते खुद शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है। और मुख्तार अंसारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। आप समझ सकते हो कि मुख्तार अंसारी उस टाइम पर कितना पावरफुल आदमी हो रखा था। ठीक है। अब साल आता है 2005। ठीक है। मऊ में दंगे भड़क रखे थे, धारा 144 लगी हुई थी और वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, और मुख्तार अंसारी उस कर्फ्यू के दौरान, धारा 144 के दौरान, जहां पर 5 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो सकते, वहां पर मुख्तार अंसारी खुली जीप में अपनी पूरे काफिले के साथ घूम रहा था और दंगों को भड़काने का काम कर रहा था। ठीक है। तो उस टाइम पर राज्यपाल थे राजेश्वर राव, उन्होंने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। तो पुलिस ने मुख्तार अंसारी को अरेस्ट कर लिया और गाजीपुर जेल में भेज दिया। ठीक है। अब मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में जा चुका था। इसके बाद कृष्णानंद राव पूरी तरह से लापरवाह हो गया। उसे लगा कि मुख्तार अंसारी तो जेल में जा चुका, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। ठीक है। तो अब तारीख आती है 29 नवंबर 2005। इस दिन कृष्णानंद राव को अपने ही एरिया में एक क्रिकेट गेम के उद्घाटन के लिए जाना था। ठीक है। तो उस दिन वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के चला गया। ठीक है। तो बीच रास्ते में हमलावरों ने AK-47 से इनके काफिले पर 400 गोलियां चलाई और उनमें से 67 गोलियां केवल और केवल कृष्णानंद को मारी गई। ठीक है। वहां हमलावर सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे कि हमने एक विधायक को उसके घर में घुसकर मारा है। कृष्णानंद राव अपनी चोटी रखते थे। ठीक है। तो साथ में उसकी चोटी काट ले गई और एक और मैसेज दिया कि जो भी हमसे टकराएगा ना, उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। इस हत्या के बाद पूरा पूर्वांचल जलने लग गया।
अब ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक मौजूदा बीजेपी विधायक की हत्या कर दी गई है और इस चीज में नाम आया मुख्तार अंसारी का। ठीक है, अब ये मामला काफी बिगड़ चुका था, राजनीतिक दबाव काफी ज्यादा हो चुका था। ठीक है, तो मुख्तार अंसारी और 6 लोगों पर FIR दर्ज कर दी। ठीक है, और उसी टाइम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद बन चुके थे। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर से मऊ जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ही उनके काफिले को रोक दिया मुख्तार अंसारी के लोगों ने और वापस भेज दिया। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ उस टाइम तो वापस चले गए। ठीक है, और इसके बाद मुख्तार अंसारी तो जेल में था ही, और उसने जेल को ही अपना ठिकाना बना लिया था, क्योंकि उस टाइम पर राजनीतिक दबाव काफी ज्यादा हो रखा था। काफी ऐसी घटना हो गई थी जिसके कारण मुख्तार अंसारी को लगा कि यही जेल ही अब मेरा घर है। ठीक है, तो मुख्तार अंसारी जेल से ही अपना जनता दरबार लगाता था, वहां पर ही उसे सारी सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, मतलब है ना, आप उसकी पावर का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को ताजा मछली खाना पसंद थी। ठीक है, तो जेल में ही तालाब खोदकर मछली पैदा की जाती थी और उनको परोसी जाती थी। मतलब उन्हें जेल में सारी सुविधाएं मिलती थी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ठीक है, अब साल आता 2009, तो मुख्तार को वहां से उठाकर मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और 2009 में ही लोकसभा के इलेक्शन आते हैं। ठीक है, अब लड़ाई छिड़ती है बनारस की सीट पर। ठीक है, बनारस में मुरली मनोहर जोशी जो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, और BSP ने, मायावती ने मुख्तार अंसारी को मुरली मनोहर की टक्कर में उतार दिया। ठीक है, अब चुनाव होते हैं और मुरली मनोहर जोशी 17,000 वोटों से जीत जाती हैं। इसके बाद मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ठीक है, अब साल आता है 2014। 2014 में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के 2 भाइयों ने, मतलब इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था कौमी एकता दल। ठीक है, अब ये ज्यादा सफल नहीं हो पाई, तो 2017 में कौमी एकता दल का BSP में विलय हो जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि मुख्तार अंसारी हर चीज में अचीवमेंट उठा रहा था। ठीक है, विधायक भी बन रहा था, गुंडागर्दी भी कर रहा था, ठेकेदारी भी ले रहा था, हर चीज में अचीवमेंट ले रहा था, लेकिन उसका एक सपना था सांसद बनना। वो सपना उसका सपना ही रह गया। लेकिन 2017 में एक बार फिर वो मऊ से विधायक बन गया। ठीक है, मतलब 1996 से लेकर 2017 तक ये लगातार विधायक बनते रहे। ठीक है, अब 2017 में योगी सरकार भी आ चुकी थी, उस टाइम पर योगी जी CM थी। ठीक है, अब शुरू होता है योगी का बदला। ठीक है, और शुरू होती है मुख्तार की उल्टी गिनती। ठीक है, कृष्णानंद राव की जिसने हत्या की थी ना, अब सबको पता है कि इस हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ था। ठीक है, अब मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसमें एक अहम नाम था जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी, जो मुख्तार अंसारी की टीम से था। वो बागपत जेल में बंद था और जेल में ही उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब योगी सरकार क्राइम के बिल्कुल खिलाफ थी। ठीक है, तो योगी सरकार मुख्तार के एक एक आदमी को चुन चुन कर मार रही थी। ठीक है, इस चीज से मुख्तार को भी डर लगने लग गया। ठीक है, अब मुख्तार को लगा कि अगर यूपी में रहूंगा, यूपी की जेल में रहूंगा, तो कैसे न कैसे करके ये मेरे को मार देंगे। तो ये अपनी लाइजन वगैरह लगाकर पंजाब जेल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसे लगा कि पंजाब में ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आती है और मुख्तार को वापस यूपी में ही शिफ्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने, या योगी सरकार ने मुख्तार पर शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया। मुख्तार की सारी अवैध प्रॉपर्टी जब्त कर दी, प्रॉपर्टीज की तोड़ दी, और इस सारी प्रॉपर्टी जो सीज की थी ना, उसकी पूरी वैल्यू 608 करोड़ रुपए थी। ठीक है, पहले मुख्तार अंसारी इतना पावरफुल था कि पहले इस पर केस होते थे, तो उन केसों का कोई नतीजा नहीं होता था, क्योंकि कोई भी गवाही देने नहीं आता था। हर कोई मुख्तार अंसारी से डरता था। ठीक है, इस पर पहले से ही 60 से ज्यादा केस दर्ज थे। ठीक है, और मुख्तार 5 बार विधायक रहे थे। ठीक है, और ये 16 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे। ठीक है, और अब साल आता है 2022। ठीक है, साल 2022 में इन्हें 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और 12 मार्च 2024 को वाराणसी की एक विशेष अदालत ने इसे 34 साल पुराना कोई केस था, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई। ठीक है, अब तारीख आती है 26 मार्च 2024। इस दिन इनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। ठीक है, डॉक्टर बता रहे थे कि इनकी पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ हो रही हैं। ठीक है, 26 मार्च के 2 दिन बाद ही 28 मार्च को हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, जिस दिन इनकी मौत हुई ना, उस दिन यूपी के कई हिस्सों में पटाखे फूटे थे। ठीक है, परिवार ये बोलता रहा कि इनकी हत्या हुई है,
ठीक है। हत्या से पहले मतलब इनके मरने से पहले वे बोल रहे थे कि जब इनकी तबीयत खराब हुई कि इनको हमें सौंप दो, हम अपने हिसाब से इसका इलाज करा लेंगे। तभी ये बोल रहे थे कि इनको खाने में जहर दिया गया है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भाई नज़रअंदाज करती रही, ठीक है। और इनकी मौत के बाद ना मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। कहीं मतलब मुख्तार अंसारी के जो समर्थक थे वो दंगे न भड़का दें, ठीक है। और सुरक्षा बलों की कई एजेंसियां वहां पर आ चुकी थी, ठीक है। तो ये सब था मुख्तार अंसारी के बारे में। दोस्तों आपने इस कहानी को सुनने के बाद ये तो पता लग गया होगा कि भाई गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। इनके दादाजी या कितने इज्जतदार आदमी थे, इनके नाना जी कितने इज्जतदार आदमी थे, ठीक है। और मुख्तार अंसारी कौन सी लाइन में घुस गया, ठीक है। अब इनके दादाजी थे, उनको अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, नाना जी को अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन इनको गंदे कामों के लिए जाना जाता है, ठीक है। पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठीक है। तो दोस्तों यही है, गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप भी सुरक्षित रहो, ठीक है। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखो, गलत कामों से दूर रहो, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।